10वां होम रूल आंदोलन एवं लखनऊ समझौता। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 50। होम रूल आंदोलन पर एक टिप्पणी लिखिए। उत्तर। होम रूल आंदोलन। भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत बाल गंगाधर तिलक द्वारा 28 अप्रैल 1916 को बेलगांव में होम रूल लीग की स्थापना के माध्यम से की थी, जिसका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य में अधीन रहते हुए संवैधानिक तरीके से स्वशासन प्राप्त करना था। तिलक जी की होम रूल लीग की प्रेरणा थियोसॉफिकल सोसाइटी वाली आयरिश महिला श्रीमती एनी बेसेंट से मिली थी। इनके द्वारा स्थापित लीग का प्रभाव कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मध्य प्रांत तथा बरार तक फैला हुआ था। श्रीमती एनी बेसेंट ने होम रूल का अर्थ राजनीतिक क्षेत्र में ग्राम परिषदों, जिला बोर्डों, नगर पालिकाओं तथा प्रांतीय विधान सभाओं से होते हुए राष्ट्रीय संसद तक अपने लिए पूर्ण स्वायत्त शासन की स्थापना करना बताया था। तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना को उद्देश्य बताकर कहा था कि स्वायत्त शासन की प्राप्ति से उनका अर्थ ब्रिटिश नौकरशाही के स्थान पर ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत भारतीय जनता के प्रति उदारवादी शासन की स्थापना करना था। होम रूल आंदोलन का प्रभाव। होम रूल आंदोलन में तिलक ने अपने ओजस्वी भाषणों से अपार जनसमूह का समर्थन प्राप्त कर लिया था। सन 1916 में कांग्रेस अधिवेशन के समय लखनऊ यात्रा के लिए जाते समय तिलक का स्थान पर भव्य स्वागत किया गया था। जहां तक कि जिस रेलगाड़ी से तिलक यात्रा कर रहे थे उसका नामकरण होम रूल गाड़ी कर दिया गया था। लखनऊ स्टेशन पर तिलक का स्वागत कर जिस घोड़ा गाड़ी में वह सवार हुए थे उसके घोड़ों को हटाकर जनता ने स्वयं गाड़ी खींचकर तिलक को कांग्रेस सम्मेलन स्थल तक पहुंचाया था। तिलक की यह लोकप्रियता उनके होम रूल आंदोलन की जनप्रियता का कारण थी। होम रूल आंदोलन से शनैः तीव्रता ग्रहण कर ली थी। यह एक व्यापक आंदोलन बन गया था। उदारवादी तथा उग्रवादियों के तौर तरीकों के मध्य यह आंदोलन एक मध्यम मार्ग था। अतः भारतीय जनता अल्प समय में ही इसकी ओर आकर्षित हो गई थी। होम रूल आंदोलन प्रारंभिक रूप से सफल रहा था। इसकी नीति सरकार की आलोचना करना नहीं वरन जनता को जागृत करना था। डॉक्टर जकारिया का मत है, होम रूल आंदोलन का उद्देश्य भारतीय राजनीति में उग्रवाद को समाप्त करना था। श्रीमती बेसेंट भारतीयों को औपनिवेशिक राजस्व दिलाकर उग्रवादियों और उदारवादियों को मिलाना चाहती थी। होम रूल लीग की स्थापना सर्वप्रथम सितंबर 1916 में की गई थी। शीघ्र ही इसकी शाखाएं मुंबई, इलाहाबाद, कानपुर, अहमदाबाद, बनारस तथा मथुरा में प्रारंभ हो गई। तिलक एनी बेसेंट ने दक्षिण का क्षेत्र संभाला था, जबकि पंडित मोतीलाल नेहरू तथा तेज बहादुर सप्रू ने उत्तर प्रदेश सहित उत्तर भारत के अनेक प्रांतों
में इसका प्रचार कार्य किया। होम रूल लीग के उद्देश्य: पहला, भारत की राष्ट्रीय संसद को अन्य डोमिनियन संसदों के समान अधिकार प्रदान किए जाएं। दूसरा, युद्धकाल में स्वशासित भारत ब्रिटेन की पूरी सहायता दे। तीसरा, इस आंदोलन के क्रांतिकारी राजनीति को रोका जाना। चौथा, आंदोलन द्वारा राष्ट्रीय चेतना जागृत करना। आंदोलन का दमन एवं अंत: होम रूल आंदोलन के बढ़ते विशाल स्वरूप को देखकर ब्रिटिश सरकार ने इसका दमन करना शुरू कर दिया। लोकमान्य तिलक के भाषणों के कुछ अंश को राजद्रोह का रूप देकर उनसे 1 वर्ष के लिए 20,000 पाउंड जमानत के तौर पर भरवाए गए थे। तिलक ने इस कार्यवाही के खिलाफ उच्च न्यायालय में चुनौती दी और उच्च न्यायालय ने सरकार आदेश निरस्त कर दिया। फिर तिलक एवं एनी बेसेंट पर ब्रिटिश सरकार ने कई प्रतिबंध लगा दिए। तिलक एवं एनी बेसेंट को इस बात का एहसास हो गया था कि ब्रिटिश सरकार स्वशासन की मांग को कभी स्वीकार नहीं करेगी। अतः तिलक एवं अन्य नेताओं ने सत्याग्रह की घोषणा कर दी। सत्याग्रह के प्रस्ताव के विचाराधीन अवधि में ब्रिटिश सरकार ने 20 अगस्त 1917 को यह घोषणा कर दी कि ब्रिटिश शासन का लक्ष्य स्वशासित संस्थाओं का क्रमिक विकास करना है। प्रश्न क्रमांक 51, लखनऊ समझौते पर संक्षिप्त लेख लिखिए अथवा लखनऊ समझौते के महत्व पर प्रकाश डालिए। 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन तुर्की साम्राज्य का समर्थक था। उसकी अखंडता को बनाए रखना उसके वैदेशिक नीति का अभिन्न अंग था। किंतु इस शताब्दी के प्रथम दशक तक आते आते उसकी नीति में परिवर्तन हो गया था और वह तुर्की के परंपरागत शत्रु रूस का मित्र बन गया था। इससे भारतीय मुसलमानों को भी चिंता हुई। 1911 ईस्वी में इटली के त्रिपोली पर, जो अफ्रीका में तुर्की का अंतिम क्षेत्र रह गया था, अधिकार कर लिया। ब्रिटेन ने तुर्की की सहायता नहीं की। 1912 ईस्वी में बाल्कन युद्ध हुआ, जिसमें एक और तुर्की को दूसरी ओर बाल्कन प्रायद्वीप के ईसाई राज्य थे। इसमें तुर्की को भारी हानि उठानी पड़ी। ब्रिटेन इसमें भी तटस्थ रहा। इन घटनाओं से भारतीय मुसलमान को यह आशंका हुई कि यूरोपीय शक्तियां तुर्की का विघटन करने पर उतारू हैं। उन्हें यह भी भय हुआ कि वे अरब में स्थिति मुस्लिमों के तीर्थ स्थानों में, जो उस समय तुर्की के नियंत्रण में थे, हस्तक्षेप करेगी। अतः उनमें उत्तेजना फैली और उनकी सर्व इस्लामवादी भावनाओं को बल मिला। 1912 ईस्वी में डॉक्टर अंसारी चिकित्सकों की एक मंडली लेकर तुर्की की सहायता के लिए गए। 1913 ईस्वी में अंजुमने खुदबे काबा नाम की संस्था की स्थापना की गई।
उसके सदस्य अपने धर्म स्थानों की रक्षा के लिए प्राण तक न्यौछावर करने को तैयार थे। उन्हीं दिनों मुस्लिम नेताओं ने कई पत्र निकाले। जनवरी 1911 ईस्वी में अबुल कलाम आज़ाद ने अल हिलाल और मोहम्मद अली ने अंग्रेजी में कारमेल तथा उर्दू में हमदर्द का प्रकाशन आरंभ किया। इन पत्रों में तथा लाहौर के जमींदार में अंग्रेजों के विरुद्ध कटु लेख प्रकाशित किए गए और उनकी विश्वासघाती नीति का भत्सना की गई। इस सब का परिणाम यह हुआ कि मुसलमानों का एक वर्ग देश के लिए स्वशासन की मांग का समर्थन करने लगा और इस बात पर बल देने लगा कि उसकी प्राप्ति के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर प्रयास किए जाएं। मार्च 1913 ईस्वी में लीग ने लखनऊ अधिवेशन में अपने उद्देश्य में पारित कर लिया। पहले उसका उद्देश्य था ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की भावनाओं को बढ़ावा देना, पर अब उसका लक्ष्य हो गया ब्रिटिश ताज के तत्वावधान में भारत के लिए उपयुक्त स्वशासन प्राप्त करना। यह विश्वास प्रकट किया गया कि भारत की जनता का भावी विकास एवं प्रगति विभिन्न समुदायों की सामंजस्यपूर्ण क्रिया तथा संयोग पर निर्भर है और यह आशा की गई कि दोनों पक्षों के नेता समय समय पर मिल बैठकर विचार करेंगे और देश के कल्याण के लिए मिलकर कार्य करने का कोई तरीका ढूंढ निकालेंगे। प्रथम विश्व युद्ध में जब तुर्की ने इंग्लैंड तथा उसके मित्रों के विरुद्ध जर्मनी एवं ऑस्ट्रेलिया हंगरी का साथ दिया तो भारत के मुसलमान दुविधा में पड़ गए। वफादार मुसलमानों ने तो ब्रिटेन के प्रति अपनी भक्ति की घोषणा कर दी, किंतु उनका एक वर्ग खिलाफत के प्रश्न को लेकर उत्तेजित हो उठा। ब्रिटेन सरकार ने उन्हें यह आश्वासन देकर शांत कर दिया कि अरब तथा इराक में स्थित मुसलमान तीर्थ स्थानों पर आक्रमण नहीं किया जाएगा और तुर्की को गृह प्रवेश की अखंडता कायम रखी जाएगी। साथ ही साथ भारत सरकार ने मुसलमानों का दमन किया। उनके अनेक नेता जेल में डाल दिए गए और अखबार बंद कर दिए गए। 1915 ईस्वी में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के अधिवेशन मुंबई में हुए। कांग्रेस में अनेक नेता लीग की सभाएं में सम्मिलित हुए। 1916 ईस्वी में दोनों पार्टियों के लखनऊ में अधिवेशन हुए। इसी अवसर पर कांग्रेस तथा लीग में समझौता हो गया और लखनऊ समझौता में नाम से प्रसिद्ध है। दोनों पार्टियों में स्वशासन को तत्कालिक लक्ष्य घोषित किया। दोनों ने न्यूनतम संवैधानिक सुधारों की एक संयुक्त योजना स्वीकार कर ली। कांग्रेस ने लीग की सभा प्रांतों में पृथक निर्वाचन की मांग को मान लिया। विधायिकाओं के अल्पसंख्यकों के लिए हैटेज को स्वीकार कर लिया गया। केंद्र में तथा उन प्रांतों में जहां मुसलमान अल्पसंख्यक थे, उन्हें उनकी संख्या के अनुपात से कुछ अधिक स्थान मिलेंगे और जहां वे बहुसंख्यक है वहां संख्या के अनुपात से कुछ कम। हिंदू मुस्लिम संबंधों में एक नए युग का
सूत्रपात हुआ। लखनऊ समझौते का आधार सहयोग एवं मैत्री था। उससे राष्ट्रीय शक्तियों का विलय नहीं हुआ। दोनों दलों का पृथक अस्तित्व कायम रहा। कांग्रेस ने एक सांप्रदायिक संस्था के विशेष हितों को स्वीकार कर लिया और लीग ने कांग्रेस की राष्ट्रीय मांग को मान लिया। वस्तुतः समझौता सांप्रदायिक सद्भावना या राजनीतिक मोल भाव की भावना की विजय था। उससे एकीकृत धर्म निरपेक्ष राष्ट्रवाद की दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। पहला, होम रूल आंदोलन का प्रणेता था। पहला, महात्मा गांधी। दूसरा, एनी बेसेंट। तीसरा, तिलक। चौथा, गोखले। और सही उत्तर है दूसरा, एनी बेसेंट। प्रश्न दूसरा, भारत में होम रूल आंदोलन की शुरुआत हुई। पहला 1914 से, दूसरा 1916 से, तीसरा 1917 से, चौथा 1936 से। और इसका सही उत्तर है दूसरा, 1916 से। तीसरा प्रश्न, लखनऊ समझौता कब हुआ? पहला 1915 में, दूसरा 1916 में, तीसरा 1919 में, चौथा 1945 में। और इसका सही उत्तर है दूसरा, 1916 में।